आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के एक बड़े मसले पर। जहां इसराइल और फिलिस्तीन का मसला चूंकि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है, और ख़ास बात यह है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या फिलिस्तीन आज़ाद होगा, क्योंकि जिस तरह से फ्रांस और अरब लीग ने ऐलान किया है कि जून में अब एक बड़ी मीटिंग होने जा रही 17 से 20 जून को, इसको लेकर के फजील अहमद साहब ने कहा कि ये वो तारीख है कि जहां दुनिया फैसला करेगी, और जब वो फैसला ले लेगी तो फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा, उसको आज़ाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है, और जिस चीज़ का इंतज़ार था लोगों का, फिलिस्तीनियों ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो घड़ी अब आ रही। इसराइल कुछ भी करे, लेकिन ये आज़ादी अब फिलिस्तीनियों को मिलकर रहेगी। उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए, अपनी बहस में कई तरह की बातें की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो यही कि अब फिलिस्तीन आज़ाद होगा। सुनिए फजील अहमद साहब ने अपनी बातचीत में क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मुमताज भाई, एक बहुत बड़ी अपडेट है। मुझे लगा था कि शायद उस अपडेट से आप छूटेगा नहीं आपसे, क्योंकि हम इतनी बड़ी खुशखबरी आपके मुंह से सुनना चाहते थे। क्योंकि आपने पिछले 20-22 महीने में जितनी मेहनत किया है, आपने इस खुशखबरी को सुनने और सुनाने का सबसे बड़े हकदार आप हैं। लेकिन अब आपके जहन से या तो निकल गया है या फिर मिस कर गया है, तो मैं सुना दे रहा हूं। 17 जून इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो इस फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस 17 जून को होने जा रही है। और उसी में तय हो जाएगा कि कैसे फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा। और नहीं, ये हमने जिक्र किया है कई बार इसका फजील साहब, और इसमें ये फ्रांस और अलग अरब लीग दोनों मिल करके 17 से 20 जून ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसा इसका हमने कई बार जिक्र किया, बहुत अब हो गया। इंपॉर्टेंट। जो हम लोग कह रहे थे ना, मैंने कहा था कि 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, और मैंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। फिरोज भाई ने भी हामी भरी थी। सबकी ख्वाहिश है फिलिस्तीन मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की, तो अल्लाह ताला वो जल्दी वो ख्वाहिश अब पूरा करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस कॉन्फ्रेंस में अभी 17 दिन बचा हुआ है, यानी 16 दिन बचा हुआ है। 16 दिन में पूरी दुनिया में इतना खलबली मचेगा कि 17 जून आते आते बहुत बड़ा रिजल्ट ये कॉन्फ्रेंस देने जा रही है। और हमास इतना पावरफुल हो गया है, आज फिर उसने एक सुरंग से निकल करके खान यूनिस में आईडीएफ पर ऐसा हमला किया कि आईडीएफ सोच भी नहीं पाया। उसके 16 जवान बुरी तरह घायल हैं। और वो सुरंग से निकल करके उनको लगा कि यहाँ तो पूरा हमारा कैंप है, इजरायली आईडीएफ के सैनिक वहां बैठे हुए हैं। लेकिन वहां से एक नई कोई इनकी टीम बनी हुई है, जो हमास की, उनके लोगों ने निकल करके इतना बड़ा हमला कर दिया कि इजराइल के आईडीएफ को सोच भी नहीं सकते थे। लगातार चोट पे चोट दिए जा रहे। अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। हमास जो है, अब एक ही बहाना इनके पास है, अब्बास साहब का, महमूदुल अब्बास साहब, वो अमेरिका के एक्सपोज पर्सन बन गए। वो जा रहे हैं लेबनान, वहां जाकर के लोगों को समझा रहे हैं। अरे 40 साल से आप इजराइल को नहीं समझा पाए, अब जब दुनिया ने कदम रख दिया और फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी कुर्बानी से, अपने खून से अपना इतिहास लिख दिया, अब क्या समझाएंगे आप? 40 साल से ये जंग जारी है। महमूदुल अब्बास साहब भी मुझे लगता है 25-30 साल से एक्टिव हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को कभी नहीं समझा पाया कि तुमने जिंदा कैद बना दिया है, खुली कैद है गजा। गजा ऐसी कैद है कि उसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है, उसमें ऑटोमेटिक राइफल्स लगी हुई हैं जो सेंसर पे काम करती। एक कदम भी अगर आपने आगे बढ़ाया तो हजारों गोलियां आपके शरीर को छलनी कर देंगी। कहां गया ह्यूमन राइट्स? अमेरिका को शर्म आती है ह्यूमन राइट्स पे बात करने में? किसी को आप जंगल में, गजा के बाद सब जंगल है, खाली जमीन है, डिजर्ट है, और वहां पे आप किसी को लकड़ी तोड़ने या किसी जरूरत के सामान के लिए भी जाने पर गोलियों से भून दिया जाता है, वो भी ऑटोमेटिक गन्स जो सेंसर पे काम करती।
कहाँ गया ये 40 साल से? बहुत सी चीजें तो दुनिया को अब पता चल रही कि इजराइल ने कितना जुल्म किया है फिलिस्तीन के ऊपर। अब सारी बातें खुल रही हैं कि आईडीएफ के साथ साथ इजराइल ने कुछ गुंडा एलिमेंट्स को पावर दे करके अपने बिहाफ में इस फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढाने के लिए कार्रवाई कराई। मतलब आईडीएफ ने नहीं किया, वो कार्रवाई वहां के गुंडा एलिमेंट जो मनचले लोग हैं उनको आगे करके और उनके थ्रू जेनोसाइड करा रहे। क्योंकि आईडीएफ तो एक सेना है ना, वो तो ट्रेनिंग लिया है। वो कभी भी कोई दुनिया की सेना, वो आम आदमी होते हैं, आम शहरी के बच्चे होते हैं। वो किसी पर बेगुनाह पर 100 गोली चलाने पर 100 बार सोचते हैं। कहीं का भी सैनिक हो, सैनिक सैनिक होता है। वो सैनिक आम शहरी का बच्चा होता है, एक बेगुनाह को मारने के लिए वो 100 बार सोचता है, चाहे कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर क्यों ना हो। इस तरह से मेरे एक उस्ताद थे, वो पाकिस्तान के साथ वार में, उन्होंने सिग्नल रेजिमेंट में वो थे। वो अपनी एक स्टोरी बता रहे थे कि एक हमारे देश का अफसर ड्यूटी कमांड में रात को 12 बजे या शाम जब भी टाइम रहा हो, ड्यूटी कमांड में एक कमांडिंग ऑफिसर रहता है, उसके नीचे एनसीओज जेसीओज रहते हैं। तो हमारे जवान ने अफसर को यह मैसेज दिया कि पाकिस्तानी जहाज हमारी सीमा से करीब 200 किलोमीटर या 50 किलोमीटर आ चुका है। अफसर ने कहा नो फायर। फिर उसने अगले पल, अरे 50 किलोमीटर जाने में हवाई जहाज को कितना टाइम लगता है, वो भी फाइटर जेट। उसने कहा कि सर 30 किलोमीटर आ गया, बोला नो फायर। उसने कहा सर 10 किलोमीटर आ गया, कहा नो फायर। उसने कहा सर 500 मीटर आ गया है, उसने कहा नो फायर। तब जवान ने अपनी पिस्टल निकाल करके और उसकी कनपट्टी पर अफसर के खुद अपने ही अफसर के कनपट्टी पे लगा के और आदेश देता है कि फायर। फायर का आदेश मिलते ही हमारे जवानों ने उस जहाज को उड़ा दिया और कनपट्टी पर पिस्टल लगा करके और ब्रिगेडियर को बुलाया, बड़े अधिकारियों को बुलाया। एक मामूली जवान हमारे देश का इतनी ताकत रखता है, उसने बड़े अफसरों को बुला करके ये पूरी घटना बताई। तब ये मालूम चला कि ये अफसर पाकिस्तान का जासूस। ऐसा हमारा देश है। इस तरह की ट्रेनिंग हमारे, ये आम शहरी के बच्चे होते हैं, चाहे कहीं की भी सेना हो। 2-4 हो सकते हैं उसमें कुछ बदमाश हो, लेकिन आम आदमी कभी भी, जो आम शहरी सेना का जो शपथ लेता है, कभी भी बेगुनाह को मारने से बचता है। लेकिन इजराइल जानता था कि सेना सेना होती है। अब ये बातें सारी अब खुल रही हैं कि वो कुछ गुंडे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके, उनको हथियार देके, वर्दी पहना करके, नकली आईडीएफ बना करके और गजा के अंदर भेज के जेनोसाइड करवाया इजराइल। ये सब जो बातें अब खुल रही हैं, नेतन्याहू, हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे वो वापस। आतंकवादियों को, ये वहां के अखबार ने लिखा है कि वहां के अखबार ने बाकायदा स्टोरी की है कि नेतन्याहू ने जो यहूदी आतंकवादी थे उनको प्रमोट किया है और उसकी वजह से पूरा इजराइल खतरे में पड़ गया है। ये हार्टीज अखबार ने, वहां का जो है बहुत बड़ा अखबार है, उसने स्टोरी की है। तो आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल वहां पे आतंकवादी तो इजराइल के अंदर कोई यहूदी आतंकवादी है ही नहीं। वो तो सबको नेशनलिस्ट मानते हैं। आतंकवादी तो हमास को मानते हैं। जो भूखा सो रहा है, जिसका हाथ उड़ गया, जिसका पैर उड़ गया, जिसको 30-30 साल आपने जेल में रखा, इजराइल तो उनको आतंकवादी कहता है। वो अपने इजरायली को जो आतंकवाद कराता है, वो तो उनका पिट्ठू है। वो आतंकवादी उसको मानते ही नहीं है। दुनिया के अंदर, मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया के अंदर आतंकवाद की परिभाषा तय ही नहीं है कि आतंकवादी कौन है। कोई परिभाषा तय नहीं। और ये कौन तय करेगा? कोई ऐसा मानक है दुनिया के अंदर जो ये कह दे कि भाई ये आतंकवादी है और ये देशभक्त हैं? पूरी दुनिया के अंदर हर कोई अपने मुंह में मिट्ठू बन रहा, खुद को जीता डिक्लेयर कर दे रहा है, खुद को हारा डिक्लेयर कर दे रहा है, उसको ये कर दे रहा है, उसको वो कर दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय मानक में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो ये तय करे कि कौन सा देश किससे हार गया, कौन सा देश किससे जीत गया। कुछ नहीं है, सब आपके मुंह मुट्ठी बनना। इसलिए जो इजराइल ने जो काम किया, अब तो इजराइल को मुंह दिखाते नहीं बन रहा है। इजराइल दुनिया को फेस नहीं कर पा रहा है। फ्रांस, जर्मनी,
तमाम यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री हैं, सारे लोग अब जवाब तलब शुरू कर दिए। आप देखिएगा 17 जून को जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पूरी दुनिया उसमें खड़ी होगी, पूरी दुनिया खड़ी होगी। क्योंकि जिस तरह का आज फिर वो जो टीम थी यूके, यूएस और तमाम लोगों से जुड़ करके आज मेरे वॉल पे जो है आज फिर डिबेट दिन में चालू हुआ। मैंने जब कहा कि ओआईसी के बारे में इतने सवाल हुए आज मुझसे, मैंने कहा ओआईसी न्यूबॉर्न बेबी है, हम उससे ज्यादा की उम्मीद कर ही नहीं सकते। चाहे जितना भी आप गाली दे दो, हम ओआईसी से कोई उम्मीद नहीं करते। यह बात कुछ लोगों को इतनी बुरी लगी जो यूएस यूके में बैठे हैं या अरब के अंदर हैं कि आपने न्यूबॉर्न बेबी कह दिया। हम कहा बिल्कुल है न्यूबॉर्न बेबी। ओआईसी पिछले 15-20 महीने से तो 4 कॉन्फ्रेंस कर चुके, लेकिन गजा के अंदर रोटी नहीं पहुंचा पा रहे ये लोग, खाना नहीं पहुंचा पा रहे, दवाई नहीं पहुंचा रहे, तो हम न्यूबॉर्न बेबी ना कहें तो क्या कहें? न्यूबॉर्न बेबी खुद अपना काम भी नहीं कर पाता है, उसको अपना काम करने के लिए भी उसको माँ का सहारा चाहिए होता है या किसी न किसी का सहारा होता है। वो खुद से न तो खा सकता है, न बाथरूम जा सकता है, न नहा सकता है, न कुछ कर सकता है। तो जो कुछ नहीं कर सकता उसको हम न्यूबॉर्न बेबी ना कहें तो और क्या कहें? लंबी डिबेट चली, काफी कुछ लोग नाराज हुए, कुछ लोग अप्रिशिएट किए। पता नहीं किस किस कंट्री से लोग जुड़े हुए थे, हमको खुद भी, वो लोग भी ट्रांसलेटर के थ्रू बड़ी लंबी चौड़ी हेल्दी डिबेट हुई। लेकिन ओआईसी को लेके पूरी दुनिया के मन में जो जितने हजारों सवाल मेरे सामने आए, कुछ 100 सवालों को मैं अटेम्प्ट कर सका। पूरी दुनिया से जो सवाल आ रहा है ओआईसी को लेकर के लोगों में संशय बना हुआ है, और मेरी इस बात को 19% लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आप बिल्कुल सही परिभाषा किए कि ओआईसी न्यूबॉर्न बेबी है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपना खुद का काम नहीं कर पाता है, वो दुनिया का काम क्या करेगा? अरब उसका मालिक है, वो खुद बेचारा अपना काम नहीं कर पा रहा है, दुनिया का क्या काम करेगा? और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड उम्मीद लगाए बैठा है वो न्यूबॉर्न बेबी से कि हमारे लिए ये तलवार लेके आ जाएगा, हमारे लिए जहाज लेके आ जाएगा, हमारे लिए खाना लेके आ जाएगा, हमारे लिए तोप लेके आ जाएगा। अरे वो बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, अभी उससे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या कर पाएगा? ओआईसी हम लोग पिछले 15-18 महीने से डिबेट कर रहे हैं मुमताज भाई, मुझे लगता है कि शायद 4-5 मीटिंग वो कर चुका है। आज भी ओआईसी इजराइल से कहने की स्थिति में नहीं है कि आप वहां दवाई और खाना पहुंचा दो, नहीं है उस स्थिति में। फिर कहे का मतलब यही, इसीलिए हम आज बड़ी लंबी बहस हुई मुझसे, और मुझे लोगों ने फोर्सफुली कहा कि आप कहिए कि आप गलत कहे। हमने कहा मैं आखिर तक टिका रहूंगा, मैं आज भी कह रहा हूं और तब तक कहता रहूंगा जब तक न्यूबॉर्न बेबी बड़ा होकर के कुछ करके दिखाना दे, तब तक हम उसको न्यूबॉर्न बेबी कहते रहेंगे। बहुत लोग, कुछ लोग 90% लोगों ने हमको अप्रिशिएट किया, कहा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, इससे उम्मीद कुछ नहीं है, ये तो नया बच्चा भी जन्मा बच्चा है। ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी, आज फिर चला डिस्कशन। मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर मुकेश कुमार, बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, उनको इतना इंटरेस्ट आने लगा कि वही हमारे बिहाफ में ये सब कर रहे हैं, और वो मुझसे फोन पर तमाम सवाल जवाब वो करते रहते हैं, क्योंकि हम तो उतना कर नहीं पाते, ना उतना देख पाते हैं। लेकिन वो चूंकि बीमार है कुछ, तो दिन भर घर में है, अब उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। वो अभी भी हमसे लिंक मांगे आपका, और उनको इतना इंटरेस्ट आ रहा है, कह रहे हैं कि हम कभी याद भी नहीं करते थे कि गजा कहाँ है, फिलिस्तीन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, लेकिन अब हम सब पढ़ रहे हैं, कौन कहाँ से कमेंट कर रहा है उसका लोकेशन भी खोज ले रहे। पता नहीं कौन कौन सी कंट्री, छोटी छोटी कंट्री का नाम बता रहे थे, हमको याद भी नहीं है। तो बहरहाल जो अभी जो स्थिति है, अभी की स्थिति में ये 17 जून बहुतों को चेहरा साफ कर देगा। तो नाज़रीन, ये थे फजील अहमद साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने जो बातें बताई हैं, जिस तरह के अंदाज में बातें कहीं, इससे ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन करीब है कि जब फिलिस्तीन आज़ाद होगा। भले ही अभी कुर्बानी देनी पड़ रही इजराइल, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो काबिज हुआ चाहता है गजा पर, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में काम कर रही है, और हर तरफ से ये आवाज़ उठ रही है कि फ़िलिस्तीन को अब
अलग एक रियासत का दर्जा दिया जाए। बहरहाल जो भी होगा अपडेट हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।